हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आपको याद होगा कि इस हफ़्ते के अवाइल यानी पीर के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिसमें लाहौर की एक तालिबा खदीजा सिद्दीकी को छुरी से 23 वार करने वाले मुजरिम शाह हसन को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। उस पर ख़ासा जो है रिएक्शन भी सामने आया था, मगर उसका तहरीरी फ़ैसला नहीं आया था। आज उसका तहरीरी फ़ैसला आया है जिसमें वजूहात बताई गई हैं कि जो मुजरिम है उसको क्यों कर बरी किया गया। तो जज साहब जो हैं सरदार अहमद नईम लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा है कि क्योंकि जो खदीजा है उसने अब ये बताया था कि जो मुजरिम है उसको हरासा करता था और जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसने गुस्से में आकर के उस पर छुरियों के वार कर दिए। तो उन्होंने कहा लेकिन वहाँ पर जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में एक 4 पेज का एक ख़त सामने आया जिसमें खदीजा ने ख़ुद जो है मुजरिम को प्रपोज़ किया और कबूल है कबूल है कबूल है 3 दफ़ा बोला भी। और उन्होंने ये कहा कि जो खदीजा हैं उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं की शाह हसन के जो है बारे में, ना ही कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, दे वर क्लास फेलोज़, ना ही पुलिस को। तो ये हरासगी का जो इल्ज़ाम है ये उस तरह से साबित नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 महीने बाद वक़ुआ के वो छुरी बरामद की गई जिससे अपेरेंटली खदीजा को वार लगाए गए और ये कहा गया कि उस छुरी पर खून के निशानात नहीं थे। अब 5 महीने गुजरने के बाद अब जो भी उसकी सूरत हाल थी, उसके अलावा ये भी कहा गया कि अमूमन जो ज़ख्मी गवाह होते हैं उनके बयान को रद्द नहीं किया जाता, उनके बयान को डिसबिलीव नहीं किया जाता। मगर उन्होंने ये कहा कि जो सुजुकी ऑल्टो कार है वो जिसमें वो दोनों बहनें सवार थीं, खदीजा और उनकी बहन, और जो मुजरिम था वो एक मोटरसाइकिल पर था और उसने वहाँ से आके छुरियों के वार किए। तो उन्होंने कहा कि जज साहब ने कि ये क्योंकि दिन दहाड़े ये वाक़या हुआ तो यहाँ थोड़ी सी उन्होंने कहा कि मसला यहाँ पर ये हो रहा है कि जो बयान जो केस रजिस्टर किया गया वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ किया गया, नामालूम फ़र्द के ख़िलाफ़ किया गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वो मुजरिम को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर रहे हैं, क्योंकि इस्तगासा यानी प्रोसिक्यूशन जो है वो ये साबित करने में नाकाम रही है कि जो मुजरिम है वही मुजरिम था। वो अलग बात है कि ज़ाहिर है आपको याद होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनको 7 साल कैद दी थी जो बाद में कम करके 5 साल की गई थी। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। खदीजा के वकील हसन नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, ये सारी जो हमारे सामने रिटन ऑर्डर आया है उसमें अदालत ने शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया है और कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो आपने भी सुने। तो आप अब बताइए, जो अपील में अब जा रहे हैं और इस जो संडे को यानी इतवार के रोज़ चीफ जस्टिस साकिब निसार भी इस केस को री एग्ज़ामिन करेंगे, तो अब आपके पास ये पॉइंट्स जो उसमें मेंशन हैं उनके रिटन ऑर्डर में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर पॉइंट बाय पॉइंट हमें समझा दें। बस ठीक है। आप सबसे पहले बिफोर आई बिगिन, मैं सबसे पहले खतीजा की जो एंटी कैंप है, जो हमारी जो तनवीर हाशमी साहब है, इनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जैसे हम जुडिशरी की रिस्पेक्ट नहीं करते या अपनी बार की रिस्पेक्ट नहीं करते। हम जुडिशरी को सर आंखों पे, जुडिशरी ही की वजह से पहले कन्विक्शन आई है चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब नोटिस लिया, अभी भी चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लिया। तो ये प्रोपेगेंडा करना कि खतीजा ने जज के बारे में कुछ कहा, बिल्कुल नहीं कहा। अगर किसी हमारी जुडिशरी की किसी किस्म हम जुडिशरी के घुटने पकड़ेंगे, हमारा ये दार है, इसमें कोई नहीं। और उन्होंने जिस जज की बात की थी वो सेशन जज, बिल्कुल वही वाज नॉट द जज। हसन, ये इनिशियली इसको सेटल कर लेते हैं क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक जो है स्टेटमेंट इशू की है जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहब को इस केस का नोटिस नहीं लेना चाहिए था क्योंकि इस केस में अपील का फोरम मौजूद है। साथ ही जिस बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक बयान जारी किया है वो जस्टिस सरदार नईम के हवाले से ही, और ये कहा है
कि शायद खदीजा ने टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में ये बात की कि जज साहब ने उन्हें बुला करके सुलह का कहा, उसको क्लैरिफाई आपने भी किया, खदीजा ने भी ट्वीट की कि मैंने इन जज साहब के बारे में ये नहीं कहा था, मैंने ये सेशन जज साहब के बारे में कहा था। तो ये तो हो गई जो अभी सूरत हाल चल रही है, लेकिन जो तहरीरी फैसला आया है उस पर आपके क्या इतराज़ात हैं? उस पर जी अच्छा, सबसे पहले पैराग्राफ 12 में कहते हैं कि जी डिले, नाम बड़े डिले से आया, 5 दिन के डिले। जी हाँ। अब डॉक्टर खतीजा का कोई ब्लड रिलेशनशिप वाला बंदा नहीं था, डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट विटनेस, और एक्सपर्ट विटनेस की जो बयान होता है उसकी कानून में सबसे ज्यादा वजन होता है, ये जो ऑफ ऑल द विटनेस। इसलिए इनफैक्ट ये जो मेडिकल का डॉक्टर होता है इसके कोर्ट में नखरे भी बड़े होते हैं, इसको बल्कि एक्स्ट्रा केटर किया जाता है, वाहिद विटनेस होता है शायद जिसको कुर्सी पे बयान बिठा के लिया जाता है। डॉक्टर कहती खतीजा वॉज नॉट फिट फॉर गिविंग एनी स्टेटमेंट फॉर टिल 8th, जब उसने पहली दफा स्टेटमेंट दी। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्टर। और उसके अलावा पहले दिन पे वो कहते वेल ओरिएंटेड थी। मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि वेल ओरिएंटेड के कई मतलब निकल सकते हैं। शायद आम लोगों को लगे वेल ओरिएंटेड अस्पताल में खतीजा 23 दफा छुरे खा के शायद चल भी रही थी, किसी को लगा कि लेट के बातें कर रही थी। ये मेरा और आपका काम नहीं, ये डॉक्टर का काम था डिसाइड करना। इनफैक्ट ये प्योर डिस्क्रेशन थी। इसमें भी मैं आपसे अवाम को सवाल रखता हूँ कि 23 दफा छुरे खा के कौन वो वेल ओरिएंटेड किस हद तक रहता है? क्या वो ये बताएगा मुझे छुरे किसने मारे, या वो कलमा पड़ेगा कि मैं जा रहा हूं अगली दुनिया में? सेकंड चीज मेडिकल में आई कि इंजरीज 11 से 23 हुई, 11 इंजरीज रिकॉर्ड की जिस डॉक्टर ने, वो कोर्ट में आई। जो बाकी 12 जिस सर्जन ने ज्यादा बाद में लिखी, क्योंकि पहले डॉक्टर, क्योंकि इट वाज शी हैड फ्यू सेकंड्स रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको ऑपरेशन थिएटर लेके जाना था खतीजा को ब्लीडिंग की वजह से। तो 12 जिस डॉक्टर ने की, वो सर्जन को कहते हैं कि वो किधर है, वो क्यों नहीं कोर्ट आया? मुझे बड़ा कोई मेरा शायद एक्सपीरियंस कम है, मैंने नहीं देखा किसी 2 मेडिकल एक्सपर्ट्स एक कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहे हो एक ही किस्म की एक ही विक्टिम की इंजरीज के लिए। और अगर फर्ज करें नहीं आए, इसमें आप ये कैसे अज्यूम करें कि इंजरीज हो ही नहीं है? अगर फर्ज करें था भी, यू शुड हैव, आप टाइम देते प्रोसिक्यूशन के प्रोड्यूस करे वो सर्जन। आप ये तो नहीं कर सकते कि प्रोसिक्यूशन को टाइम ही ना दे सर्जन प्रोड्यूस करने का और आगे मूव कर जाए। दूसरी बात, पैराग्राफ 14 में कहते हैं टेस्टिमनी ऑफ द इंजर्ड, कि टेस्टिमनी ऑफ द इंजर्ड को तब अप्रेस किया जाएगा जब उसके साथ कोई और फर्दर एविडेंस, कोई फर्दर एप्रिसिएशन हो रही हो इन फॉर्म ऑफ एविडेंस। हाँ, इंजर्ड विटनेस थी खतीजा, शी इज द स्टार विटनेस। इसकी अज्यूम करेगा कानून के जो अगर सिंगल एक्यूज है तो एज्यूम किया जाएगा यही बंदा है पहले। उसमें फर्दर उसकी छोटी बहन 6 साल की चाइल्ड विटनेस, एज्यूम किया जाता है चाइल्ड इज एन इनोसेंट ऑनेस्ट विटनेस। उसको फर्दर, क्योंकि 6 साल का बच्चा है और वो इंजर्ड भी है, स्टार भी है एक तरह, उसकी स्टेटमेंट पूरी जजमेंट में मुझे कहीं ला दें सोफिया सिद्दीकी 6 साल जिसको छोरा लगा, उसकी स्टेटमेंट क्या, उसकी स्टेटमेंट पे कहीं जज साहब ने उसको कोई वैल्यू भी किया। फिर आता है ड्राइवर जो कंप्लेनेंट मुद्दई, शाहरुख जुतई में बच्चे का बाप पिक किया, कांजू के केस में बच्चे का मामू बिक गया, खतीजा के केस में तो ड्राइवर था, और इतना इन्फ्लुएंशियल केस, इतनी लाइमलाइट पड़ी इस केस पे। द रीजन इज इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ग्रुप के खिलाफ हमें फेस करना पड़ रहा है। एक ड्राइवर किस तरह खड़ा रह गया? अब जब वो खड़ा रह गया गलती से, यार 15,000 की तनख्वाह वाला ड्राइवर, तो उसकी स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट विटनेस में आता है। मेरी नजर में जज साहब हैज सेड वो इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे ही इज द डे लाइट अकरेंस में वो ड्राइवर था उस गाड़ी का जिसमें हादसा हुआ है, उसकी भी वैल्यू थी। तो सपोर्टिव एविडेंस थी। फर्दर किस फॉर्म में थी? छुरी की रिकवरी हुई और हेलमेट की रिकवरी हुई। अब अगले पैराग्राफ पे आ जाता हूं, पैराग्राफ 15 पे मैं छुरी और हेलमेट पे दोबारा आऊंगा। मोटिव की बात करते हैं, जिसमें जो आई फील कि इट वाज अ जजमेंट के थ्रू खतीजा का पर्सनल कैरेक्टर डैमेज हुआ है इस जजमेंट के थ्रू। उसमें जज साहब जिक्र करते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, लग ऐसे रहे जैसे हु इज वेयर डज इट से कि इट इज हाउ टू बी डिसाइड, इट इज इवन अ प्रपोजल। मेरी नजर में जस्टिफाई द अटैक, बेसिकली फ्रेंडशिप अटैक कैसे इससे जस्टिफाई हो जाता है? इवन शी हैड सेड दिस, कहा है तो कहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जरा जी सर देखें,
पीपल हैव रिजेक्टेड ये आर्गुमेंट, घिस पिट गए हैं कि वो जी तुम्हारा उसके साथ चक्कर था तो इस वजह से मारा। लोग ये नहीं हमें कबूल, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है अवाम को। अब आपने ये फ्रेंडशिप लेटर भी हो सकता है, क्लोज फ्रेंडशिप, वी आर नॉट, इसमें कैसे जज साहब ने डिसाइड किया और इतनी वेग तरीके से लिख दिया कि मैं अज्यूम करूं क्या इनका ये शादीशुदा है, क्या मैं अज्यूम करूं इट इज़ वन साइडेड, क्या मैं अज्यूम करूं कि अज्यूम करना क्या था। अब बहरहाल थोड़ा पीछे चले जाएं पैराग्राफ में, जज साहब एक जगह ये भी कहते हैं खतीजा के लड़कों के साथ तस्वीरें थी कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर, ठीक है। फिर साथ ये कहते हैं कि ये है पेज 11 पैराग्राफ 17 की बात कर रहे हैं आप जी। पैरा लेवल पैराग्राफ 17 इनफैक्ट अपने उनकी जजमेंट का हिस्सा ही है। अच्छा, अब वो उधर कह रहे हैं ये इम्प्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि खतीजा एक जो आर्ग्यूमेंट था दूसरी पार्टी का इन द कोर्ट रूम, खतीजा एक कैरेक्टरलेस इंसान है, खतीजा शाह हुसैन के पीछे कोई बेकारी और तरसियों की तरह पड़ी हुई थी और इस वजह से ये हादसा हुआ है। और दिस इज द रीजन कि आज पूरी कौम में ये आउटरीच पैदा हुआ है ऑन इक्विटल। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके बावजूद था भी, मैं कहता हूं था, तो फिर भी क्या ये छुरियां मारना जस्टिफाई होता है? और ये मोटिव कैसे किल, एक सेकेंड, दुनिया बड़े बड़े क्लोज रिश्तों में तलाक हो जाती, शादियां टूट जाती बाद में, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्योंकि वो पहले क्लोज थे तो मोटिव किल हो गया? मोटिव क्या है कि वो मुझे तंग और हरासा करता था, हरास करता था, तो मोटिव किल तो कैसे हो रहा है? क्योंकि ये गौर से सुने, व्यूअर्स भी सुने, क्योंकि ट्रायल में इन्होंने तस्वीरें दी खतीजा की बड़ी पर्सनल किस्म की और उसके साथ बड़े स्कैंडलस क्वेश्चन उठाए और वो चीज प्रूव करती है कि शाह हुसैन के पास वो मटेरियल मौजूद था कि खतीजा को ब्लैकमेल कर सके। और खतीजा तो शाह हुसैन के पास वो मटेरियल क्यों मौजूद था? क्या उसने कोई वो अपने वालिद साहब को वो तस्वीरें दिखाने के लिए रखी हुई थी, कोई एल्बम बनाई हुई थी? ऐसी चीजें कौन रखते हैं फोन में जो ब्लैकमेलर्स होते हैं? जज साहब ने इसको भी एक्नॉलेज नहीं किया कि इन तस्वीरों को और इस स्कैंडलस क्वेश्चंस का जो जिक्र है वो तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, जो पहले दिन खतीजा की 2 दिन क्रॉस एग्जामिनेशन। हसन, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप जिस बात पर कह रहे थे कि छुरी और हेलमेट, यानी जो आला है जिससे ज़र्ब लगाई गई है और हेलमेट जिससे DNA लिया गया था, ये दोनों पर भी बात करेंगे क्योंकि इसमें भी इस जजमेंट में क्वेश्चन उठाए गए हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं खतीजा केस के लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले की, जिस पर हमारे साथ बात कर रहे हैं खतीजा के लॉयर हसन नियाज़ी। नियाज़ी साहब, आप बात कर रहे थे कि छुरी और हेलमेट, छुरी के बारे में कहा गया है कि 5 माह बाद मिली है, हेलमेट के बारे में कहा गया है कि पहले लाल शो किया गया लेकिन जो बरामद किया गया वो काला था। ज़रा थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दें। देखिए, प्री अरेस्ट बेल होती है इमीडिएट आफ्टर ऑफेंस, जब आप नॉमिनेट हो जाते हो। अच्छा, एक बड़ी फनी बात बता दो, शाह हुसैन का नाम बाद में नॉमिनेट हुआ है, इसने प्री अरेस्ट बेल जाके पहले ले ली। आप ये देखिए 8 को नाम ले रही है ना खतीजा, ये बल्कि ये हाईलाइट नहीं हुआ, बल्कि आज अभी आपसे बात में हुई। अच्छा, फर्दर सुने, प्री अरेस्ट बेल फौरन लग जाती है, ठीक है। शाह हुसैन की प्री अरेस्ट बेल लंबी चली बिकॉज ऑफ ये लॉयर्स इन्फ्लुएंस की बात है, इसको डिफरेंट बार, ठीक है। अब 5 महीने लगे प्री अरेस्ट बेल कैंसिल कराने में। 324 है हीनियस ऑफेंसेस जितने भी है ना, इट इज सेट रूल, दुनिया में शायद कोई बहुत ही लेम किस्म की FIR हो तब जाके होता है, वरना फौरी प्री अरेस्ट बेल कैंसिल होती है, मिलती नहीं है, बल्कि कैंसिल क्यों नहीं, प्री अरेस्ट बेल मिलती नहीं है। शाह हुसैन को प्री अरेस्ट मिल भी जाती है लेकिन बहरहाल कैंसिल होती है, वो 5 महीने बाद कैंसिल होती है। कैंसिल होती है, अरेस्ट होता है, अरेस्ट होगा तो रिकवरी होगी। सही बात। तो छुरी मैं अगर शाह हुसैन के घर से तो उठा के नहीं छुरी ले आनी थी ना पुलिस वालों ने, उन्होंने तो शाह हुसैन की थ्रू ही आनी थी क्योंकि वो तो अरेस्ट ही नहीं हुआ था। 5 दिन बाद नॉमिनेट हुआ, 5 दिन में वो कहाँ फेंक के आता है, कहाँ रख के आता है छुरी, दैट वाज अप टू हिम। तो अगर 5 महीने बाद हुई है तो छुरी की रिकवरी, मतलब क्या लॉजिक है? मतलब मैं कैसे इसको जस्टिफाई, कैसे इस चीज को मान जाऊं कि जी 5 महीने वाला नहीं सही? मतलब अरेस्ट हुआ है, प्री अरेस्ट बेल है, पहले आप ये जज साहब कुछ चाहिए था उनसे ये सवाल करते कि 5 महीने बाद क्यों प्री अरेस्ट बेल कैंसिल हुई? क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा पॉइंट हेलमेट आ जाए जी। हेलमेट पे
हेलमेट पे बहस हो रही है कि लाल नहीं है काला है, हाउ लेम। अव्वल तो ये इतना बारीक पॉइंट है, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट विल मतलब एड्रेस होंगी ये चीज़ें। वेरी सीनियर जजेस बैठे हुए, द मोस्ट कॉम्पिटेंट जो क्रिमिनल के आज तक जजेस हैं, दे आर सिटिंग इन सुप्रीम कोर्ट, वो इस चीज़ को एड्रेस करेंगे। हेलमेट फ्रंट से काला था और पीछे से तो लाल थोड़ा था, ठीक है। दूसरी बात, इस हेलमेट पे जितनी ट्रायल में लड़ाई हुई, मुझे उस दिन कोर्ट रूम से निकाल दिया था जब मैंने कहा था कि ये पुलिस वाले को आंसर मुंह में डाला जा रहा है। आई विल मैं व्यूअर्स को बताऊंगा सवाल हुआ कैसे। गरीब सा पुलिस वाला था, यही आम सा बिल्कुल सफाई सा, बड़ा डरपोक था। 3 इंच उसके मुंह से दूर लाया वो आया उनका जो कैंट बार का जो सीनियर लीडर था, चीख के बोला मैनू दस एक काला है या लाल है। अब पहली बात ये कि क्योंकि 2 कलर का था ना, उसने कहा काला या लाल। अब हम बीच में बोल नहीं सकते थे, एक तो प्रेशर होता था, बोलते थे, लड़ते थे। जैसे ही मैंने कहा कि ये सवाल ही गलत है, उसको तुम जवाब मुंह में डाल दो, जस्ट आस्क हिम ये कलर क्या है वो बताए। जैसे उसने कह दिया काला क्योंकि फ्रंट से काला है, पीछे से लाल है, ज्यादा पीछे से बॉडी लाल थी, फ्रंट से उसकी शील्ड और आउटलाइन काली थी, उसने काला बोल दिया। अब इस बेस पे अगर खतीजा सिद्दीकी को इंसाफ नहीं मिलता तो क्या होगा? और रीजन इसको हेलमेट को क्यों ड्रेस किया गया है, हेलमेट के साथ एक अटैच है एविडेंस फॉरेंसिक का। अच्छा, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट अ हेलमेट विद द ब्लड। सही बात है हेलमेट विद द ब्लड एंड पुलिस जी हसन, सॉरी हमें वी हैव टू कट यू हियर। और क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतवार को इस केस की समाअत भी करेंगे, तो हम दोबारा ज़ाहिर है आपसे बात करेंगे पीर के दिन तफसील के साथ। ये केस तहरीरी फैसले पे आपने गुफ्तगू सुनी और उम्मीद यही है कि जब चीफ जस्टिस इसको एग्जामिन करेंगे तो खदीजा बच्ची को इंसाफ मिलेगा। फ़िलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं अदब से आया हूँ, मुझ में और दूसरों में फ़र्क यह है कि लोग अदब पढ़ के घर जाके बैठ जाते हैं। आई टेक इट वेरी सीरियसली। मैं कहता हूँ अगर किसी ने कहा कि लतीफ़ ने कहा कि हम भाला बड़े भाग रहे हैं, अगर तुम चीज़ों पे ईमान रखते हो तो जाओ उनके लिए करो। मुझे जो कुछ अदब और दानिश सिखाती है, मेरे दिल में फ़ौरन ख्याल आता है कि इस पर अमल करना चाहिए। ठीक, अगर वो कहता है कि औरतों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए तो मैं कहता हूँ बंद करो। मैं कहता हूँ शिकायतें मत करो, लेट्स गो एंड फाइट। बस ये हम देहाती लोग हैं, हम जिस चीज़ में ईमान होता है हम कहते हैं करें। दैट्स अ डिफरेंट। लोग बड़ी किताबें वगैरह लाइब्रेरियाँ पढ़ के इत्मीनान से घर बैठे होते हैं, लेकिन हमें तो चैन नहीं आता ना, मैं तो बेचैन हो जाता हूँ। हमारे यहाँ मसलन मेरी माँ होती थी तो कायदा है हमारा, देवर और ससुर उसको पीटे तो वो नॉर्मल चीज़ है। मसलन अगर शोहर बीवी को पीटता नहीं है 1-2 मरतबा तो इसकी माने कि नामर्द है। उसकी माँ उसको टोकेगी, ये क्या किस किस्म का आदमी है। मियाँ बीवी अकेले बैठ के बातें करें तो सारे लोग उंगलियां उठाएंगे, ये क्या चक्कर है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और रसूल साहब अभी भी होता है, अभी ये आमतौर पर तो ये होता है, मियाँ बीवी को आपस में दोस्ताना बातचीत करने की इजाज़त बड़ी मायूब सी चीज़ है। ये आकर क्या जन के घर में बैठा है बीवी के पास, यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक। मेरे वाले साहब जब अम्मी से कुछ मजाक करते तो लोग उंगलियां उठाते, ये क्या तरीका है, इस तरह बात की जाती है। दूसरे लोग अपने बच्चों को मारते थे, मैं क्यों मारते हो, वो कहते हैं बच्चा तेरा है मेरा है। मैंने कहा ये बात नहीं, इस बच्चे को क्यों मारते हो। या गाय को वो पीटते थे, मैं कहता गाय, वो कहता गाय मेरी है। मैंने कहा मेरी का सवाल नहीं है, गाय को क्यों पीटते हो। तो मेरी तबीयत कुछ इस किस्म की रही है। मेरी तबीयत ये थी कि जो चीज़ अच्छी होती थी मेरे दिल में होता है कि मैं वो करूँ। अच्छा। लोग अच्छी चीज़ों को देख के कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी है, मैं देख के कहता हूँ कि ये मुझे मिल जाए। अच्छा। या मैं करूँ। तो हमारे गांव में मसलन एक था कि जुम्मू बरोही एक बड़ा ज़बरदस्त चोर है, वो कहीं से भी चोरी कर सकता था। अच्छा। तो मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं जुम्मे से भी बड़ा चोर बनूं। तो मैंने अपने छोटे दोस्तों को, हम ये बछड़े चराते थे, हम लोग स्कूल से जब फारिग होते थे तो हम बछड़े चराते थे, गाय के बछड़े होते हैं ना, तो उसको हम चराते थे, चरवाहे थे हम, बच्चे थे। तो हमने पहले शुरू की कि चोरी करना बड़ा ज़बरदस्त मर्दाना काम समझा जाता था, ज़बरदस्त मर्द आदमी है। तो हम कंपटीशन करते थे कौन चरवाहे के देखते देखते चोरी से एक बकरी के गले से
उसका जो मीटर है वो चुरा सकता है, कौन तो इसे कर सकता है। तो मैं बस आपका सब से लेता था, वो लोगों को इधर गश्त दे के चोरी करके जाता था। फिर हमने बाकायदे चोरी किताबों में पढ़ी, जासूसी किताबें, तो मैंने कहा मैं जासूस बनूंगा। तो फिर जासूसी और चोरी को मिला के हमने एक गैंग अपनी बनाई कि चोरी की जाए, लेकिन इस आहिस्ता के साथ एज अ मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट अच्छा कंपटीशन होती थी। तो पहले मेरे आइडियल एक चोर होता था, फिर जासूस था, फिर मोहम्मद बिन कासिम की किताब मिली तो मैंने कहा फौज बनाना चाहिए, इस्लामी दुनिया के फतह करना चाहिए, फतवात करना चाहिए। हमारे यहाँ ये था कि गांव में 3 जमातें कोई लड़की पढ़ेगी तो वो यारों के साथ भाग जाएगी, इसलिए स्कूल लड़कियों का नहीं खोलना है, शरियन जायज़ नहीं है, लड़कों को नहीं पढ़ना है। तो मैंने अपनी बहनों को पढ़वानी स्कूल कायम किया, बच्चों के लिए पढ़वाया भी। और मेरी बहन जो MA थी उसको मैंने मुला मकतब में उस्तानी करके रखा, जिसको गवर्नमेंट की तनख्वाह नहीं मिलती थी। और लोगों ने हमारे गांव में उसका बायकाट किया कि ये जायज़ नहीं, ये लड़कियां भाग जाएंगी। मैंने कहा जो भाग गई वो गई, लेकिन जो बचेंगी वो हमारी हैं। तो इस वजह से सिंधियानी तहरीक जो एशिया की सबसे एडवांस्ड मूवमेंट है देहाती की, वो हमारे घर से शुरू हुई। क्या बात है यार, अब आपने देखा किस तरह। अच्छा, ये कहते हैं अंग्रेजी में इनको कहा जाएगा पब्लिक इंटेलेक्चुअल, एक्टिव इंटेलेक्चुअल। एक तो होता है ना आर्मचेयर इंटेलेक्चुअल। हाँ, अच्छा, ये वैसे तय करना बड़ा मुश्किल है। मसलन जब इन्हें हम कहते थे ना कि आप किस किस चीज़ के माहिर हैं, तो ये चिढ़ जाते थे। कहते थे भाई मैंने फ़लसफ़ा, तारीख़, आलमी अदब, पॉलिटिकल साइंस का मुताला और सिंध की धरती, इसका मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ। हाँ, उस्ताद बनना माहिर तो बहुत दूर की बात, अलग सी बात है। अच्छा, आखिरी जो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी कोई 2 महीने पहले, यहीं हॉस्पिटलाइज थे, कई महीनों से चक्कर चल रहा था, बहुत सारी बातें हुई। आखिर में जब रुखसत होने लगा तो कहने लगे यार मैं थक गया हूँ, अब दिल चाहता है कि किसी रात को ऐसा सोऊं कि फिर ना उठूं। तो आज इनकी ये मुराद जो है वो पूरी हो गई है। और जिन हालात में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी वो आपने उसकी एक झलक देख ली। अच्छा, ऐसे हालात में इंसान ज़ाहिर है अपने माहौल की पैदावार होता है, तो कुछ मनफी रवैये हो जाते हैं, बाज़ लोगों की ज़िंदगी के बारे में कुछ मुस्बत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। रसूल बख्श पली जो है मेरे ख़्याल में हर तारीफ़ जो है ना सेल्फ मेड होने की, उस पर वो पूरा उतरते हैं। बहुत ही मर्क्यूरियल तबीयत, आपने अभी सुना उनकी। तो किसी ने पूछा मार्क्सिज्म की चार्ट कैसे लगी, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे फ़िक्री उस्ताद हैं इब्राहिम जोयब, तो मैं मैट्रिक में था तो उन्होंने इस तरफ लगाया। नज़रियाती तौर पे मज़े की बात है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे, लेकिन दिल माओ के साथ और दिमाग हो ची मिन के साथ था। अच्छा, वो इसलिए कि जो चूँकि सिंध में किसान और पिसे हुए तबकात की जो सूरत हाल है, वो कहते थे कि ये जो माओ और इनका जो एक्सपेरिमेंट हो ची मिन वाला जी, वो ज़्यादा सूट करता है यहाँ की धरती का। अच्छा, इनके घर भी अगर आप जाएँ, अब भी शायद इनके ड्राइंग रूम क्या है, टूटा फूटा सोफ़ा पड़ा हुआ, सिर्फ हो ची मिन की तस्वीर जो है वो आपको नज़र आती है। SM लॉ कॉलेज में ये सेल्फ मेड बच्चा SM लॉ कॉलेज जाता है, और उसी दौरान इन्हें खबरें मिलती है कोई हैदर बख्श जतोई साहब हैं, सिंधारी तहरीक चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस ज़माने के जो बहुत बड़े जागीरदार थे गैबी खान चाडियो, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। कहाँ गैबी खान, कहाँ हैदर बख्श जतोई, इन्होंने जनाब ये उनके वर्कर बन गए और वहाँ कैंपेन धड़ल्ले से उनकी कैंपेन चलाई है। अच्छा, उस ज़माने में बताते हैं कि हम जो है उनके ख़िलाफ़ सारा दिन तकरीरें करते थे गैबी खान के ख़िलाफ़, लेकिन गैबी खान का एक लॉ था कि भले तुम मुझे गालियाँ दो, लेकिन अगर तुम मेरी स्टेट में हो तो सवारी, बिस्तर और अनाज लंगर हमारा। तो हम दिन भर कैंपेन चलाते थे और शाम को जो है उसी का खाना बिस्तर पे और उसी की जो है सवारी। ये एक वज़ादारी की मिसाल। सहाफ़ी भी रहे ये, 5 साल इन्होंने सहाफ़त की है। नवाए सिंध में असिस्टेंट एडिटर थे, आपको शायद याद नहीं है, आपके दादा का अखबार था वो। फिर नया सिंध के एडिटर भी रहे वो। फिर 1964 में नैप में शामिल हुए, वहाँ भी दिल नहीं लगा। ऐसे आदमी का दिल कहीं नहीं लगता ना, वो हमेशा। अच्छा, फिर अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक थी 68 में, उसमें फिर इन्होंने कहा 1 यूनिट के ख़िलाफ़ लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। उस ज़माने में सिंध की सियासत बड़ी ना होती थी, बेरंग किस्म की। इन्होंने और ज़रीना बलोच ने पहली बार मौसीकी के साथ
इनकलाबी जो गीत होते हैं वो शुरू किए। हम तो ये समझते हैं ना कि जैसे आज आया ये रिवाज इनका है। ये 68 में इन्होंने डाला था पहले से। क्या बात है। अच्छा, एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद हम इस गुफ्तगू को वेलकम बैक। हम इस वक्त रसूल बख्श पलीजो की कदावर शख्सियत को याद करने की और उन्हें समेटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं ठट्टा से जामी चांडियो साहब, पलीजो साहब के शागिर्द भी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं और सेंटर फॉर पीस एंड सिविल सोसाइटी के डायरेक्टर भी हैं। जामी, पलीजो साहब की ज़िंदगी को अगर नटशेल में बयान किया जाए तो हर जगह उन्होंने वो आवाज़ बुलंद की, भले वो बलूचिस्तान का 73 का ऑपरेशन हो, भले भुट्टो के साथ शदीद इख्तलाफात हो, लेकिन भुट्टो को फांसी होती है तो सबसे पहले ज़रीना बलोच जो है औरतों का जुलूस लेके हैदराबाद की सड़कों पर निकलती है। फिर MRD की तहरीक, MRD की तहरीक में आपसे जानना चाहता हूँ कि अखबार गार्जियन ने कहा था कि अगर अवामी तहरीक ना होती तो MRD की तहरीक ख़त्म थी। किस हद तक दुरुस्त है ये बात? वसत, मैं समझता हूँ कि जो आपने मैं वक्त से पहले बात की, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए चंद बातें मैं MRD से पहले चाहूंगा कि कुछ 2-3 बातें और कर लूँगा जी। मैं समझता हूँ कि पलीजो साहब मेरी, आपके भी वो दोस्त रहे और मेरी भी उनके साथ कोई 32 साल रफाकत रही बहुत करीब जी। और पलीजो साहब को मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ सिंध के नहीं, पाकिस्तान के नहीं, बल्कि इस अहद के एक बहुत बड़े आदमी थे और एक बहुत यगाना शख्सियत थे, इस एतबार से कि एक बहुत हमागीर शख्सियत जो एक बैक वक्त एक शख्स अदीब भी हो, वो एक नकाद भी हो, वो एक फन शनास भी हो, एक तारीख का तालिब इल्म भी हो, एक फलसफे का तालिब इल्म हो, दुनिया के इनकलाबात का तालिब इल्म हो, जंगें उसका बहुत महबूब मौजू हो। तो एक आलिम, एक स्कॉलर, एक अदीब, एक शायर, एक अदबी नकाद, एक मुफक्किर और बैक वक्त वो एक इनकलाबी सियासत की बुनियादें रखने वाला एक सिंध और पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमागिरियत है ये एक ऐसा पहलू है कि जो पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो पलीजो साहब के मिजाज के हामिल हैं। दूसरी बात कि पलीजो साहब का एक क्रेडिट और बहुत गैर मामूली है, वो ये है कि ये पाकिस्तान की शायद आई वुड से कि वो एक पहली और आखिरी शख्सियत थे कि जिन्होंने कौमी सवाल को, तबकाती सवाल को, जमहूरी सवाल को और साम्राज्य दुश्मनी के सवाल को के दरमियान एक ताल्लुक पैदा करने की कोशिश की। क्योंकि पाकिस्तान में तबकाती तहरीक और नहज पे थी, कौमी तहरीक और सवाल पे थी, लेकिन पलीजो साहब ने बहुत कमाल से अपनी किताब सुबह तीनों में और मजमूई तौर पर इन चारों बुनियादी सवालात को यकजा किया, उनमें एक तवाज़ुन पैदा किया, उनमें एक लिंक पैदा किया और अपनी सियासत की बुनियादें उस बुनियाद पर रखी। तीसरी बात मैं समझता हूँ कि पलीजो साहब का जो एक बहुत बड़ा कमाल है कि आप देखें कि अयूब खान के ज़माने से लेकर और परवेज मुशर्रफ के दौर तक पाकिस्तान की ऐसी कोई भी जमहूरी कौमी तबकाती तहरीक नहीं है जिसमें उनका बुनियादी किरदार ना रहा हो। या ख़वातीन को सियासी मैदान पर इस तरह ले आना, अदब को और अफकार को सियासत के अंदर और सियासत को अदब के अंदर और फन के अंदर इस तरह से ले आना, तो मैं समझता हूँ ये पलीजो साहब की बहुत बुनियादी कारनामे हैं। अब जो आपने बात की है MRD के हवाले से, कि MRD की जो तहरीक है 83 की, वो कि उस जमाने में पलीजो साहब तो जेल में थे और आपको पता होगा कि ज़िया-उल-हक के ज़माने में पहली जो मज़ाहमत ज़िया-उल-हक के खिलाफ हुई है वो 1979 में गोलार्ची की वो हारी कॉन्फ्रेंस थी जिसकी सदारत पलीजो साहब ने की और शहीद फाजिल राहू ने ऑर्गेनाइज किया। और वो कॉन्फ्रेंस एक तरह से एक ज़िया-उल-हक की आमरीत पर पहला वार था और काली ज़र्ब थी जिसकी वजह से एक मज़ाहमत की सजा बनी और जिसमें पलीजो साहब जेल में गए, फाजिल राहू जेल में गए और सैकड़ों लोग और जेल में गए और एक मज़ाहमत की सजा बनी पूरे मुल्क में। MRD की 83 की मूवमेंट में पलीजो साहब गो के जेल में थे, लेकिन जो अवामी तहरीक, उनकी जमात, उनके साथी, तमाम दोस्त जो मैदान पर थे, उनके पीछे हिकमत अमली या तफक्कुर या पूरा एक विजन जो था वो पलीजो साहब का था जो जेल से आ रहा था। और 86 की तहरीक में तो मैं खुद शामिल था और उस जमाने में पलीजो साहब जेल से बाहर आए थे और पलीजो साहब MRD की जो सेक्रेटरी जनरल थे वो पलीजो साहब रहे और वो एक पूरी तारीख।
तो ये जो कमाल है पलियो साहब का, और इससे पहले भी आप देखें अयूब खान के दौर में 1 यूनिट के जमाने में जो भी सिंध के अंदर, क्योंकि सियासी पार्टियों पे तो बैन था और सियासी पार्टियां मौजूद नहीं थी, लेकिन जो सकाफती और अदबी महाज पर जो एक सियासी मूवमेंट का पूरा दौर, मैं यही कह रहा था कि लतीफ़ को नई नस्ल से रोशनास कराने वाले 2 ही नाम बुनियादी तौर पे आते हैं, एक तो GM सैयद है और एक रसूल बख्श पलीजो। हाँ, उनसे पहले एक नाम और भी है, गुरबख्शानी साहब का कमाल ये था कि वो लतीफ़ साईं को ले आए। GM सैयद साहब का कमाल ये था कि उन्होंने लतीफ़ साईं को एक कौमी शायर से पेश किया। लेकिन पलियो साहब का कमाल ये था कि पलियो साहब ने शाह लतीफ़ को कोई मकामी तनाजुर में पेश नहीं किया, उन्होंने शाह लतीफ़ को आलमी इंसानी तनाजुर में पेश किया और इनकलाबी अंदाज से पेश किया और कहा कि ये जो शायर है शाह लतीफ़, ये सिंध का बड़े सही का शायर नहीं है, ये आलमी इंसानी तारीख का बहुत बड़ा मुफक्किर शायर है। तो मैं समझता हूँ कि ये, और इसी तरह आप देखें कि पलियो साहब के अफसाने की सिनफ में, अदबी तनकीद की सिनफ में, और जो 60s और लेट 50s के ज़माने में सिंध के समाज में आप तस्वर कर सकते हैं कि उस ज़माने में जो तरक्की पसंद तहरीक की जो मज़ाहमत खिलाफ की गई, उसके खिलाफ जो माहौल बना, उसके हवाले से जो पलियो साहब की किताब है अंधा ऊदा वेज, वो ऐसी किताब थी जिन्होंने जिस परस्त अफकार को यहाँ बिल्कुल दफन कर दिया, देरो नेशनलिज्म को खत्म कर दिया और दफन कर दिया रिजत परस्ती को और कुछ मजहबी इंतहा पसंदी को। तो आप देखेंगे कि पलियो साहब का कमाल ये है कि उन्होंने जागीरदाराना कौम परस्ती को रद्द किया, उन्होंने नकली तरक्की पसंदी को रद्द किया, उन्होंने जो जागीरदाराना जमहूरी अंदाज था उसको रद्द किया, और उन्होंने एक पॉलिटिकल अंदाज से, एक मार्क्सी और एक तरक्की पसंद और रोशन ख्याल अंदाज से कौमी तहरीक को, तबकाती तहरीक को, जमहूरी तहरीक को लिया। मैं समझता हूं कि ये जो एक उनकी खास उनका पहलू है। जामी, आपने एक्चुअली थैंक यू सो मच, आपने कूजे में बेसिकली दरिया बंद कर दिया। और ये ऐसे आदमी थे आखिरी दम तक ये काम ही करते रहे। मेरे पास आज एक रेयर वीडियो सोशल मीडिया से मैंने जो है उतारी है, अभी साउथ सिटी हॉस्पिटल में थे, वो सिंधियानी तहरीक की जो औरतें हैं और जो अवामी तहरीक की, उनके साथ बैठे हुए बाकायदा उन्हें वो कंपोजिशन बता रहे हैं तराने की। ये उनकी तकरीबन गालिबन आखिरी वीडियो थी। ये आप देखिए कि, और इसी पे हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कंदालो चंदालो नंदालो कंदालो कंदा कनो नारा हनो बरंदालो रंदालो रे रियदेलो वार्जे गतसान टुकड़ा चाचे दंदन 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 रंदालो रंदालो रे रियदेलो वार्जे गतसान टुकड़ा चाचे को तलक दाई दाहलो अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।